और शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां कश्मीर के मशहूर शायर प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। राही 97 बरस के थे। रहमान राही को श्रीनगर में उनके पैतृक स्थान ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी में सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे के जुलूस में कला और संस्कृति की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थीं। प्रोफेसर रहमान राही को साल 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। राही को ये एजाज हासिल है कि वो कश्मीर के अकेले लेखक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। प्रोफेसर रहमान राही को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जब आते थे अपने मोहल्ले में तो बिल्कुल वैसे ही मिक्स हो जाते थे जैसे पहले मिक्स हुआ करते थे। उनका ये कश्मीरी पन और उस कश्मीरी पन, उसकी ये कश्मीरी अदा जो थी, वो उनकी ज़िंदगी को एक अजीब बांकपन से आगाह करती थी। एक बांकपन उनकी ज़िंदगी में आ गया था और उसी बांकपन के हम लोग बहुत सैदाई थे। आज राही साहब हम में नहीं हैं। उनके अज़मत का तयन तो खैर वक्त ब वक्त होता रहेगा, लेकिन आज ऐसा है कि हमसे एक बहुत बड़ी चीज़ छिन गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फोन मे पता ये सात महजूर साहब दुनिया द्रामुत तम सात क्या गोमुत, मगर आज गो बे एक लट तलुक पे जबान अदबस जानन वाले पढ़न वाले बोजन वाले कि राही साहब नेरन लॉस सठई बोर्ड अजीम लॉस। प्रोफेसर रहमान राही का इंतकाल जो है वो कश्मीरी ज़बान का मेरा ख्याल है सब बड़ा नुकसान है। वो कश्मीरी ज़बान के ताज थे। हमारी जो 800 साल तारीख़ है कश्मीरी ज़बान और अदब की, उसके सरखैलों में से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कश्मीरी लिटरेचर ही वाज दैट। जब तक कश्मीरी ज़बान जिंदा रहेगी, रहमान राही उसके अजीम तरीन शायरों में से, उसके अजीम तरीन अदीबों में से याद किए जाते रहेंगे। कि राही साहब निकल गए और अपने पीछे जो वो एक हिस्ट्री छोड़ गए हैं, कहानी छोड़ गए, उसको नहीं मिटा सकते हम, बुलाए नहीं बुला सकते हम। राही साहब के स्टूडेंट्स, राही साहब के परस्तार इनको ऐसे नहीं जाने देंगे अनसंग। हम इनको गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। इस वक्त मैं जज्बात में हूँ। मैं अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जज्बात में हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि राही साहब एक ऐसे टीचर है, अगर वो टीचर मुझे नहीं मिले होते, आई वुड नॉट हैव बीन माई सेल्फ। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर कश्मीरी लैंग्वेज और मेरे लिए एक बहुत ही ज़ाती नुकसान है। मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है उनसे। बतौर एडिटर आलम उनके साथ कभी कभार आता था यहाँ पे और उन्हें मुझे बहुत गाइड किया है। मैं राही साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्हें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो युस अदब सकाफतस मज अख लॉस सपद आज प्रोफेसर रहमान राही सबन, तिम अदीब, उस्ताद, नकाद, शायर, चाहे तिम कश्मीरी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजन मज तिहुंद अख द्युत, खुसूसन अच्छन तौर युस कश्मीरी सकाफत तिहुंद युस द्युत तो उस्तादान रोल युस तिहुंद सह हेको मशरवित कह तिमन वालिहाना तौर आज खराज अक़ीदत करान। राही साहब जो हमारी पहचान थी, हमारी नहीं पूरे बर सगीर की एक पहचान थी। वो न सिर्फ एक शायर थे, एक क्रिटिक थे, बल्कि उनकी वजह से हमारी जो मादरी ज़ुबान है कश्मीरी ज़ुबान, उसको फूलने फलने का मौका मिल चुका है। कि उन्होंने कभी भी दुनिया के मुँह में अपने आप को मुलव्वस नहीं किया है। आप ये देख सकते हैं कि उनकी ये जाय रिहाइश ऑर्डिनरी इंसान थे, और लेकिन एक नाम लेके चले गए जो रहती दुनिया तक ही नहीं। मुझे लगता है जब तक कश्मीरी ज़ुबान है, कश्मीरी हैं, तब तक ये जिंदा रहेगा।
वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए प्रोफेसर रहमान राही के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लिखा, महान साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जनाब रहमान राही साहब के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि प्रोफेसर रहमान राही के निधन से कश्मीरी साहित्य और समाज में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो कभी भरा नहीं जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने रहमान राही के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। बात एक अहम खबर की, प्रशासन ने हुसैनपुरा, नागबल, इमाम साहिब शोपियान में आतंकवादियों को आश्रय और अन्य सहायता दे रहे लोगों की संपत्ति को कुर्क किया है। जैनपुरा पुलिस की एक टीम ने यूएपीए के तहत एक ओजीडब्ल्यू के पैतृक आवासीय घर को जब्त कर लिया है। पुलिस के बयान के अनुसार उस्मान गुलजार वानी कई उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, आतंकवादियों को आश्रय और अन्य सहायता प्रदान करता है और जैनपुरा पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आवासीय घर सहित उसकी पैतृक अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। पुंछ जिला मुख्यालय के पास गांव बैच में कल देर रात को अज्ञात लोगों ने अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ घरों के शीशे भी टूटे और दीवारों पर भी पत्थरों के निशान लगे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आज नगर से एसएचओ रंजीत सिंह राव पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की। इस बीच नगर से अल्पसंख्यकों के संगठनों के पदाधिकारियों ने भी वहां पर पहुंचकर अल्पसंख्यकों से मुलाकात की और उन्हें हौसला दिया। सर, रात को यहाँ पे हमला किया गया, हमारे जो हिंदू के घर हैं उनके हमला किया गया, मतलब पत्थरबाजी की गई है और खुद आके हमारे मतलब जो मेन गेट्स हैं उनको आके टांगे मारी गई हैं। तो सर यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मतलब हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई एक चौकी लगानी चाहिए। यहाँ पुलिस देखी, पब्लिक देखी, तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला यहाँ कुछ 2 घरों पे टारगेट करके पत्थर लगाए गए। तो सर इसकी हमने सब ने मिलकर मजम्मत करनी है और करेंगे भी और करते भी हैं, क्योंकि ये कोई इशू है पत्थर लगाने का, किसी ने बीच से इंतशार फैलाने का और हम 2 कम्युनिटियों को आपस में लड़ाने का एक इशू है सर। बाकी ऐसा आज तक हुआ नहीं कुछ। आज तक हम एक दूसरे के मरने जीने में बाबरकत एकदम रिलेशन अच्छे हैं। ये खराब करना चाहते हैं और इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा इस इंतशार को मिटाने के लिए यहाँ प्रोटेक्शन दी जाए, या कि हम लोगों को ना लड़ाया जाए ना ये मवाद पैदा किया जाए। यहाँ से जो माइनॉरिटी जो गाँव है 20 या 22 घर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से जो ये भाग जाएं, पर मैं ये कहूँगा कि उनके जो वो अभी उनके दांत जो है वो कच्चे हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, अब ऐसी बात नहीं हो सकती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँगा, यहाँ एसओजी की करने चाहिए। यहाँ से 7-8 जो है एसपीओ भर्ती किए जाएं ताकि वो रात को अपनी। और हमारे सहयोगी मुनीश ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनीश, राजौरी के बाद अब पुंछ में एक तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की ये कोशिश की गई, पत्थरबाजी यहाँ पर कुछ घरों पर की गई है, क्या कुछ अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? जी बिल्कुल, ये जो पुंछ का गांव भैंस है ये शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के करीब 35 घर हैं। तो यहाँ पर जो है आज आपको कुछ घरों को निशाना बना के जो है गोलाबारी की बना पथराव किया गया है, जिस पथराव से लोगों में दहशत है। और आज सुबह जब ये घटना हुई तो उसको जानकारी मिली, पुंछ एसएचओ रंजीत सिंह राव और कुछ हिंदू संगठनों के लोग और पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की और उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप जो है अपना ध्यान रखिए। और साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों को ये कहा गया कि जो उनके राजनीति जो है उनको भी दोबारा से जो है सुदृढ़ किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुनीश, पुलिस मामले की जांच में जरूर जुटी हुई है, लेकिन अब जो प्रतीत हो रहा है 2 कम्युनिटियों को आपस में लड़ाने की कोशिश, कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश अब घाटी में नजर आ रही है। बिल्कुल, ये आतंकवाद के दौर में भी ऐसा होता था कि जब कभी ऐसा होता था तो अल्पसंख्यकों के घरों पर कुछ शरारती तत्व जो है इस तरह की घटनाएं करते हैं
ताकि जो है आपस में सांप्रदायिक तनाव फैले और लोग आपस में लड़े। और खास करके जो कुछ लोग ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ से भागे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं समाज में जिनकी नजर रहती है कि जो लोग कम लोग हैं उनको वहां से निकाला जाए, उनकी जमीनें मकान जो है सस्ते में मिल जाए। तो ये अभी इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग ही शामिल हों जिन्होंने इस तरह की घटना देखकर, क्योंकि लोग दहशत में है। डांगरी के जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद अल्पसंख्यक जितने भी हैं पुंछ जिले में वो दहशत में है, और इसीलिए बार बार जो है वो वीडीसी बिल्कुल मुनीश, क्योंकि अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया गया है तो कहीं ना कहीं डांगरी इंसिडेंट से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है और इसी वजह से लोगों में वहां पर दहशत का माहौल भी है। हालांकि एसएचओ पहुंच चुके हैं, छानबीन इस पूरे मामले की जा रही है, नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मुनीश। बैठक करेंगे दिल्ली में, यह बैठक होगी। बैठक में कश्मीर की मौजूदा स्थिति और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पीएम पैकेज और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत संभव है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ आज देर रात ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टारगेट किया रहा है और उसी के मद्देनजर पीएम पैकेज कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों पर भी विचार किया जा सकता है, उस मुद्दे पर भी चर्चा संभव है इस बैठक में। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज होने वाली बैठक से ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर उन्हें आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तबादला नीति की उनकी मांग को मान लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज एक बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के कई सारे अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। और उसी तरह से रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज एक बार फिर से वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कहीं ना कहीं आज इनकी बात जो है वो सुनेंगे, इनके मुद्दे को सुनेंगे और आज इनकी जो समस्या है, कई दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 221 दिनों से, आज इनका जो मुद्दा है वो सुना जाएगा और उसका जो हल है वो निकाला जाएगा। इनकी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर जो है वो इनके लिए बनाई जाए और इसीलिए ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मीटिंग करने वाले हैं और बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है। आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठे? सर, जैसा कि आज तो मीटिंग होने वाली है, हमसे जम्मू की जो कोर मीटिंग की बीजेपी की टीम है उन्होंने हमसे पूरा वादा किया हुआ है और मैं पूरी उम्मीद है कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, ये लोग वो जरूर अपने घरों में मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है, नहीं चाहेंगे कि इनके भाई बहनों जो दीपावली जहाँ पे मनाई है, अब ये लोहड़ी जहाँ पे ना मनाए, इस ठंड में जहाँ पे इनको जो इस ठंड के मौसम में बच्चों के साथ नहीं बैठना पड़े, वो चाहेंगे कि ये लोहड़ी का त्यौहार जो है घर पे जाके मनाए और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल, काफी उम्मीद लगाकर ये लोग जो है वो बैठे हैं। इनसे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले कई दिनों से आप लोग बैठे हैं और हम देख रहे हैं ठंड भी है, इसके अलावा थ्रेट्स भी लगातार टीआरएफ की तरफ से मिल रही हैं। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, उम्मीद से ही दुनिया चलती है, तो हमें पूरी उम्मीद है जो आज लोकल लीडरान जो कि हमारे ही जम्मू कश्मीर के सर्वसर्वा हैं, जिनको हमने खुद चुनकर बिठाया है कुर्सियों पे, तो उन पे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि आज वो जो सेंट्रल में उनकी एक डेलीगेशन जाने वाली है, वो हमारी इन समस्याओं को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखने में सफल होंगे और जब वो वापस आएंगे तो आने वाला जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो हमें एक तोहफा मिलेगा जो कि ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में होगा। हमारी सैलरी रिलीज हो जाएगी, तो हमें बस अब उन पे भरोसा है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी।
काफी डिमांड है इनकी, काफी लंबे समय से 221 दिन हो चुके हैं, आज भी उम्मीद जो है वो आपकी लगातार बनी हुई है। लगता है कुछ आपको मिलेगा ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि ये टीआरएफ के थ्रेट्स आने के बाद और ज्यादा जो है वो आप लोगों की मांग। शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो 1 जून सत्याग्रह शुरू हुआ 2022 में और जो है देखते देखते जो है 2023 जो है अभी ये चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारे वादे भी किए गए कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी का कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। और इसलिए आपके माध्यम से जो है अब जो है सरकार की निवेदन करते हैं, मेहरबानी करके जो आपने वादा किया था बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी, मेहरबानी करके वक्त आ गया है कि उसको लागू कीजिएगा। और आज जो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सेंटर में जो है बहुत हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है सरकार की तरफ से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा जो है वो लोहड़ी से पहले वो उसकी घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल साफ तौर पर कि उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बनी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग जो है उसमें उम्मीद है कि इनका मुद्दा भी जो है वो सामने आएगा। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज, वहीं रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जिनको लगातार टीआरएफ की तरफ से थ्रेट लेटर्स आए हैं, अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार करे, ताकि ये लोग भी आने वाले सभी त्यौहार जो है अपने घरों में मना सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में होने जा रही मीटिंग से जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। इस तरह से पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स भी दिल्ली में होने जा रहे इस हाई लेवल मीटिंग से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। उनका कहना है कि आज उनके लिए कोई अच्छी खबर आनी चाहिए और जो उनकी मांग थी उसे केंद्र सरकार को मानना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है और कई सारे इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं, जिसमें रहबरे खेल टीचर्स जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी जो इशू है वो डिस्कस होना जा रहा है। आज एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उम्मीदें लगा के ये लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और हो सकता है कि आपका इशू भी डिस्कस हो। कितनी उम्मीदें हैं? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मतलब केंद्र सरकार में मीटिंग होने वाली है और उसमें हमारा भी इशू हो, तो उम्मीद है कि आज हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ आ ही जाएगी। जिस तरह से कितने दिन हो गए आपको लगा? हमारा 21 दिन का प्रोसेस यहाँ पे जारी है। ठंड भी हुई, नया साल भी हमने नया साल भी यहाँ पे मनाया और बड़ी अफसोस की बात है कि एक टीचर को ये रोड पे नहीं होना चाहिए था इस वक्त, और वो तो कहते हैं ना कि रोड टीचर एक नेशन बिल्डर कहलाया जाता है, लेकिन इनकी सरकार ने नेशन बिल्डर को ही रोड पे लाया। अफसोस की बात है आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बड़ी बारी कहा कि हम आपका इशू जो है वो केंद्र सरकार में उठाया जाएगा। आज आप जो केंद्र गृह मंत्री की मीटिंग है उसमें हो सकता है कि आपका इशू। रविंद्र रैना साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया, बहुत जब भी उन्होंने हमारे पास आए उन्होंने बोला कि हमारी मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार में, वो नहीं पता कब होने वाली है, लेकिन आज 2-4 दिन पहले अनाउंस हुआ कि 9 तारीख को मीटिंग होने वाली है, तो इसलिए हमें बहुत 100% मतलब उम्मीद है कि आज हमारे लिए रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। किस तरह की उम्मीद है आज, क्योंकि हमने देखा है अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार ही पूरी तरह से, उन्होंने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो हमेशा जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका इशू भी अहम है। किस तरह से इस उम्मीद से आप मीटिंग को देखते? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें बिल्कुल उम्मीद है जब यहाँ पे रविंद्र सेरा बीजेपी का हेड है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कमेटी हमारे रहबरे खेल टीचर से वेलकम किया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये मीटिंग हमारे लिए अच्छी मीटिंग होगी। और अब 26 जनवरी आने वाला है, ये बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, रिपब्लिक डे है, और हम भी अपने स्कूल में जाएंगे, खुशी से जाएंगे और परेड में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल 26 जनवरी का मौका जो है वो आने वाला है और उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ की इंतज़ार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी कहा 26 जनवरी सभी टीचर्स का भी अहम रोल जो है वो इन दिनों में रहता है, तो क्या चाहते हैं कि अब जो आने वाले जितने भी त्यौहार हैं आप घरों में मनाएं, यहाँ पर सर्दी में आपको बाहर ना बैठना। देखिए सर, जिस तरह से आप मेरे साथी सर ने कहा है कि हमें आज 21वां दिन है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, कहीं ना कहीं इस दिन का हमें इंतज़ार था। 21 दिनों से हमें इस दिन का इंतज़ार था जब हाई कमान की मीटिंग होगी बीजेपी ऑफिस की, बीजेपी की, तो उसमें हमारे लिए एक फ्रूटफुल नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा, जो डिज़ायरस होगा, हम जो हम चाहते हैं। तो इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज का दिन तय करेगा, प्रोटेस्ट या तो इंटेंसिफाई हो जाएगा, एक ही बात है इसमें, हम अब घर जाने वाले नहीं है इस तरह से, या तो हमारे इस प्रोटेस्ट में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर सर ने जैसा कहा कि हम भी हंसते खेलते घर जाएंगे और अपने स्कूल में अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे 26 जनवरी के परेड के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना 26 जनवरी यानी
दिवस का मौका आने वाला है और देश भर से सभी टीचर्स की उम्मीद होती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तैयार करें। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो मीटिंग है उसमें ये सभी लोग जो है वो उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि आज जो है इनको जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल मिलेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों की बात करेंगे। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम जिस विभाग की जिम्मेदारी देंगे वो उसे कर्तव्य के साथ निभाएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस का वादा पूरा किया जाएगा। यहां हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। हिमाचल का गठन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट के नए मंत्री हर्षवर्धन चौहान मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनको ये दायित्व मिला है उसके बाद से किस तरीके से आप अपना जो जिम्मेदारी पूरा करने वाले हैं और आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। नहीं, हम धन्यवाद करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है और हम इसको जो जिम्मेवारी हमें दी है हम इसको बखूबी निभाएंगे। चाहे चुनाव क्षेत्र है, चाहे प्रदेश है, हम उसको ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाएंगे और मिलजुल करके हम काम करेंगे। अब पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो भी विभाग मुख्यमंत्री जी देंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे, उस पर काम करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है कि 3000 करोड़ का कर्जा लेना चाह रही है और लेने वाली है कांग्रेस की सरकार, उसे आप कैसे देखते हैं? और वहीं पे 6 सीपीएस की नियुक्ति पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि इससे खर्चा बढ़ेगा। नहीं, देखो, जो हमारे प्रदेश के ऊपर देनदारी है, हमारी जो वित्तीय हालत है, जो खस्ता हालत है, सरकारी खजाने खाली हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये तो बीजेपी की क्रिएटेड मेस है ना। इसको साफ करना, इसको ठीक करना, ये जो प्रदेश गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेवारी बनती है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़ा है और लगभग 26,500 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने पिछले 5 साल में। 5 साल ये रोना रोतरे की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से फाइनेंशियल पैकेज के रूप में एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को, जो हमारा हक है, उसके अलावा एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं आया। जयराम ठाकुर ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो पूर्व सरकार ने जो भी काम किया है उसको मौजूदा सरकार ने निरस्त कर दिया है, ये बदले की राजनीति है। नहीं, देखो, पिछली सरकार के जो गलत निर्णय हैं उसको ठीक करना प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में बहुत सारे विधायकों ने ये लाया है कि आखिरी 6 महीने में 900 इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, एसडीएम ऑफिस है, तहसील है और बहुत विभागों के दफ्तर खोल दिए। उन दफ्तरों को चलाने के लिए हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। अब जयराम जी कह रहे कि लोन उठाने, अब इनकी जो पुरानी देनदारी है, पुराने जो इनके गलत फैसले हैं या संस्थाएं खोली गई हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। वो जो संस्थाएं खोली हैं वो पैरामीटर पे नहीं थी, बजट का प्रोविजन नहीं किया था, फाइनेंस की अप्रूवल नहीं थी। आप 4.5 साल तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब लास्ट का जब 6 महीना आता है उसको तो आप संस्था खोल रहे हो, वोट को और जनता ने नकार दिया है। कोई दफ्तर खोलने से इनको वोट थोड़ी मिल गए हैं। आज जनता ने इनको विपक्ष में बैठा दिया। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है जहाँ पे भी नीड बेस्ड होगा, जनता की मांग होगी, दफ्तर को दोबारा से कुछ दफ्तरों को दोबारा से खोला जाएगा। मगर ये सरकार सुचारू रूप से, ठीक ढंग से किस तरह से चले, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। वहीं एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से आप लोगों ने वादा किया, आपकी सरकार ने, कि पहले कैबिनेट में तमाम जो निर्णय हमने वादे करके आए थे उनको पूरा करना है, तो उसके लिए आप लोग वचनबद्ध हैं, उसकी तैयारी हो गई है? क्योंकि कैबिनेट का गठन तो अब हो गया है, पोर्टफोलियो मिलना बाकी है। नहीं, निश्चित रूप से देखो, जो हमने वायदा किया है, हमने 10 हमारी गारंटीज हैं। ओपीएस हमने कहा, पहला हमारा वायदा ओपीएस है। हमारी फुल कैबिनेट नहीं बनी थी, अब हमारी जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। फर्स्ट हमारा जो फैसला होगा वो ओपीएस को बहाल होगा, वो होगा। एक सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं आप लोग, तो दिल्ली दौरा क्या खास रहने वाला है? क्या आलाकमान के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे शिष्टाचार रूप से, और तमाम पोर्टफोलियो पर डिस्कशन होने वाला है? नहीं, देखो, पोर्टफोलियोज तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उन्होंने किसको क्या देना है वो हमारा विषय नहीं, और ना है हम इस मकसद से। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।